हो गया। लास्ट डिस्कशन क्या है अभी आपकी क्लास का, एक बार बताएंगे? हाँ जी। क्रिप्स प्रपोजल। अच्छा, इसके अंदर की कोई कैलकुलेशन हुई थी या नहीं? क्या लिखवाया था, एक बार मुझे दिखाएंगे आप लोग? ठीक है। चलिए। तो फिलहाल एक डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसे आप क्या कहेंगे, क्रिप्स प्रपोजल। और ये एक्टिविटी कब की है? मार्च 1942। ठीक है। बैकग्राउंड पूरा आपके सामने क्या है बना हुआ है, जो बैकग्राउंड आपको लेके चलना है, पूरा बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने आपको क्या है दिखा रखा है। अब देखिए, ये जो आपका क्रिप्स प्रपोजल है, इसमें सबसे पहली बात तो यही कही जाएगी कि जो भारतीय संविधान सभा है ना, क्योंकि कांग्रेस की मेजर डिमांड है, तीन डिमांड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि अगर आप भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में क्रिप्स प्रपोजल क्या कह के चलता है। ठीक है, एक बात तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। सेकंड बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी कि कांग्रेस की मेजर डिमांड क्या है? क्या है? पूर्ण स्वराज। यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड को लेकर के जो क्रिप्स प्रपोजल है, ये किस प्रकार के प्रावधान जो हैं आपके सामने रखने वाला है। कांग्रेस की तीसरी डिमांड क्या है ना? केंद्र में अति शीघ्र, सारी डिमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। केंद्र में अति शीघ्र अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। और एक डिमांड आपको क्या लेकर चलनी पड़ेगी मुस्लिम लीग की, वो क्या है? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की। यानी कि जो क्रिप्स प्रपोजल के रेस्पेक्टिव प्रोविजंस हैं, जब आप उनको कैलकुलेट करने की बात करोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमाम प्रकार की डिमांड्स आपको रखनी पड़ेंगी। और जो मुस्लिम लीग है उसकी मेजर डिमांड क्या है? पाकिस्तान। तो इस सारी बातों को आधार बना करके क्या है, इसके प्रपोजल आपको क्या डिस्कस करने पड़ेंगे। तो एक लाइन बनाइए। लिखेगा। क्रिप्स प्रपोजल के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व। क्रिप्स प्रपोजल के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपकी परीक्षाओं में। क्रिप्स प्रपोजल के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। जबकि मुस्लिम लीग का नेतृत्व जबकि मुस्लिम लीग का नेतृत्व जबकि मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। जबकि मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मामला चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो, मामला चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो, मामला चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो या मुस्लिम लीग का, मामला चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो या मुस्लिम लीग का, दोनों ही राजनीतिक संगठनों को दोनों ही राजनीतिक संगठनों को दोनों ही राजनीतिक संगठनों को ऐसा लग रहा था दोनों ही राजनीतिक संगठनों को ऐसा लग रहा था
दोनों ही राजनीतिक संगठनों को ऐसा लग रहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से 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 हमारी तत्कालीन मांगों को कि क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से हमारी तत्कालीन मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी तत्कालीन मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव भी अगस्त प्रस्ताव के समान असफल सिद्ध हुआ। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव भी अगस्त प्रस्ताव के समान असफल सिद्ध हुआ। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव भी अगस्त प्रस्ताव के समान असफल सिद्ध हुआ। जैसे जैसे नंबर 1, मोटे मैंने आपको बता दिया कि स्टैफोर्ड क्रिप्स को तो भारत भेजा गया था। रिगार्डिंग दिस, जो आपके उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल साहब, उनका ये मानना था कि स्टैफोर्ड जो क्रिप्स हैं ये महात्मा गांधी के साथ अच्छी बातचीत का धरातल रखते हैं, पंडित नेहरू के साथ भी क्या अच्छी बातचीत का धरातल रखते हैं, या कांग्रेस के जो अदर आपके सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ भी वेरी पॉजिटिव कम्युनिकेटिव ग्राउंड रखते हैं। तो विंस्टन चर्चिल का मानना यह था कि अगर हम क्रिप्स के माध्यम से किन्हीं बातों को भारतीयों के सामने रखवाने की बात करते हैं तो हो सकता है कि भारतीय इन बातों को ओके कर दें और द्वितीय विश्व युद्ध के ग्राउंड पर क्या है हमको अपनी अनुमति अपनी सहमति प्रदान कर दें। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो बिंदु मैंने आपको बताया, इनमें जो 3 डिमांड आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की मांग, या पूर्ण स्वराज जैसी मांग, या केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन, ये उस समय मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है मेजर डिमांड है। पाकिस्तान की मांग जो है भारत के विभाजन की ओर इशारा करेगी, तो ये मेजर डिमांड किसकी रहेगी? मुस्लिम लीग की रहेगी। अब इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग आपको क्या है क्रिप्स प्रपोजल के जो रेस्पेक्टिव प्रोविजंस हैं उनको कैलकुलेट करके चलना है। नंबर एक जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार पीसीएस के परीक्षाओं में पुटअप होता रहता है। देखो, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि भारतीय संविधान सभा, गौर करना बात पे, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि भारतीय संविधान सभा, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि भारतीय संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी। भारतीय संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी। भारतीय संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्स प्रस्ताव ऐसा पहला सरकारी दस्तावेज माना गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्स प्रस्ताव ऐसा पहला सरकारी दस्तावेज माना गया जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में यह कहा गया जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में यह कहा गया जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में यह कहा गया कि भारतीय संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी, कि भारतीय संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी।
यानी कि इतना तो कहा गया है। अगर आप संविधान सभा की डिमांड को कैलकुलेट करने की बात करते हैं और अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स प्रपोजल के बीच में कोई प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करके चलते हैं तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस तो है ही। यानी कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हमने इन चीजों को कैलकुलेट किया था कि वो सरकार का ऐसा पहला दस्तावेज माना गया है, डॉक्यूमेंट माना गया है, जिसके माध्यम से सरकार ने सबसे पहली बार आप लोगों की संविधान सभा की डिमांड को ओके किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल में संविधान सभा की डिमांड को लेकर के सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा लिए हैं, और 2 कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये होगा कि संविधान सभा का चरित्र यानी कि संविधान सभा का करैक्टर क्या होगा वो आपको बता दिया गया है, और साफ साफ कहा गया है कि संविधान सभा क्या होगी, प्योरली एक क्या होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो क्या है, अंग्रेज है। तो बात तो कही गई है, लेकिन जो बात कही गई इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई नकारात्मक पक्ष अवश्य रहा होगा। वही अब आपको रेड पेन से जोड़ के लिखना है इसमें। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के चरित्र को, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के चरित्र को, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के चरित्र को समझाने का प्रयास तो किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के चरित्र को समझाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि संविधान सभा का गठन कब होगा। लेकिन यह नहीं बताया गया कि संविधान सभा का गठन कब होगा। लेकिन यह नहीं बताया गया कि संविधान सभा का गठन कहाँ, सॉरी, कब होगा, कि संविधान सभा का गठन कब होगा। हालांकि एक बात उस समय यह भी कैलकुलेट हो रही थी कि अगर आप क्रिप्स प्रपोजल में कही गई बातों को आधार बना करके द्वितीय विश्व युद्ध के ग्राउंड पर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हैं तो जो भी बातें यहाँ आपको मिल रही हैं, इन बातों का जो इम्प्लीमेंटेशन होना था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना था। लेकिन हमें इतना इंतजार करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। इसी नाते मैंने जानबूझ के आपको ये लिखाया कि क्रिप्स प्रपोजल भी संविधान सभा की डिमांड को लेकर के अपना एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है। वो बिल्कुल क्लैरिफाई करके नहीं चल रहा है कि संविधान सभा का गठन आखिर किन कंडीशंस में होगा और कब होगा। हालांकि करैक्टर को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि क्या होगी, एक निर्वाचित निकाय होगी, और ये भी जिंदा पागलपन है। अगर हम आपकी इन बातों को मान लें कि संविधान सभा अपने आप में क्या होगी, एक निर्वाचित निकाय होगी, तो ये भी जिंदा पागलपन है। जिंदा पागलपन इस नाते है क्योंकि उस समय भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति कार्य नहीं कर रही थी। मात्र पूरे भारत में 10 to 12 यानी कि 10 से 12% लोगों को ही वोट करने का अधिकार था, और ये ऐसे लोग थे जो सरकार को काफी हाई टैक्स पे करते थे। तो अगर हम आपकी इस बात को भी मान के चलें तो हमारी संविधान सभा में मामला किसका बनेगा, आप ही का मामला बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही माना जाएगा। कुल मिलाकर के संविधान सभा की डिमांड को लेकर के आप याद रखेंगे पीछे में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि करैक्टर को सबसे पहली बार क्लैरिफाई कहाँ किया गया, क्रिप्स प्रपोजल में, जो बताया गया कि संविधान सभा क्या होगी, एक निर्वाचित निकाय होगी। अब अगली डिमांड क्या आपकी, पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज भारत से बाहर चले जाएं। यही बात आपके समझ में आनी चाहिए, है ना। और इसी बात को बैकग्राउंड में रख करके आपको इस चीज को क्या है, डिस्कस करना भी है। नंबर 2, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांग, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांग, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांग पूर्ण स्वराज,
को लेकर कहा गया कि पूर्ण स्वराज को लेकर कहा गया कि पूर्ण स्वराज को लेकर कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों में भारतीयों को वर्तमान परिस्थितियों में भारतीयों को पूर्ण स्वराज देना उचित नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीयों को पूर्ण स्वराज देना उचित नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीयों को पूर्ण स्वराज देना उचित नहीं है। हम भारतीयों को हम भारतीयों को डोमिनियन हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस, यानी कि अगस्त प्रपोजल अपने आप को रिपीट कर रहा है, हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए हमने पहले भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप 1942 के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास डोमिनियन स्टेटस जैसी कोई डिमांड है ही नहीं। और यही डिमांड कहाँ रखी गई? अगस्त प्रपोजल के बिहाफ पे रखा गया। और इसी डिमांड को कहाँ पे रिपीट किया जाता है? क्रिप्स प्रपोजल के माध्यम से रिपीट किया जाता है। यानी कि इस पर भी आपको क्या करके चलना पड़ेगा? आक्रमण, अटैक करके चलना पड़ेगा। लिखो, उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 1929 से ही, यानी कि लाहौर शासन का रेफरेंस आपको लेना है। उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 1929 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 1929 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार पूर्ण स्वराज की मांग को आधार बनाकर पूर्ण स्वराज की मांग को आधार बनाकर पूर्ण स्वराज की मांग को आधार बनाकर अपना व्यवहार कर रही थी। लेकिन सरकार लेकिन सरकार अभी भी कांग्रेस को लेकिन सरकार अभी भी कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कर रही थी। लेकिन सरकार अभी भी कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कर रही थी। तो बात बनेगी कैसे? आप समझो बात को। भाई, अगस्त प्रपोजल के ही एक मेजर प्रोविजन को आपने यहाँ पर रिपीट कर दिया है, और रिपीट आपने किया है तो आप इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने एज इट इज इसको यहाँ पर रिपीट करने की बात की है। और आपको इन बातों का आभास होना चाहिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग को आधार बना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके सामने क्या चला चुकी है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर यहाँ बार बार आप डोमिनियन स्टेटस जैसी डिमांड को प्रमोट करने की बात करेंगे तो प्रॉपर जो आपका कम्युनिकेटिव ग्राउंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, हमें तो नहीं लगता कि बन पाएगा। अब ये डिमांड आपका कि केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इस डिमांड को यहाँ एक्सेप्ट किया जाता है कि केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन, तो इसका मतलब क्या है कि शासन या सरकार आपको आजादी देने के पक्ष में है। क्योंकि अंतरिम सरकार का तो मतलब ये होगा कि अंतरिम सरकार को बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करना होगा, और तब तक कार्य करना होगा जब तक कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार आपके सामने नहीं आ जाती। नंबर 3, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस मांग को भी आधार बनाकर व्यवहार कर रही थी।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस मांग को आधार बनाकर भी व्यवहार कर रही थी कि हमें केंद्र में अतिशीघ्र विद इन शॉर्ट टाइम, कि हमें केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन चाहिए, कि हमें केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस मांग को निरस्त कर दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस मांग को निरस्त कर दिया गया। इस मांग को निरस्त कर दिया गया, यानी कि कंप्लीट क्या है, रिजेक्शन है ना। एटलीस्ट संविधान सभा के बारे में कुछ तो कहा गया है, पूर्ण स्वराज के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन किस रूप में कहा गया है, डोमिनियन स्टेटस के रूप में कहा गया है। लेकिन केंद्र में विद इन शॉर्ट टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कराने की बात कांग्रेस कर रही थी, इस डिमांड का कंप्लीट क्या है, रिजेक्शन है। किसके माध्यम से, क्रिप्स प्रपोजल के माध्यम से। नंबर 4, मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन के रूप में व्यवहार कर रही थी। मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक राजनीतिक, सांप्रदायिक का मतलब होगा कम्युनल, लिखो ब्रैकेट में कम्युनल, हाँ कम्युनल। मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक और राजनीतिक संगठन के रूप में व्यवहार कर रही थी। जिसे ना तो संविधान सभा जिसे ना तो संविधान सभा जिसे ना तो संविधान सभा कोमा ना ही पूर्ण स्वराज, जिसे ना तो संविधान सभा कोमा ना ही पूर्ण स्वराज और ना ही केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन, और ना ही केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन इस प्रकार की मांगों से कुछ भी लेना देना नहीं। इस प्रकार की मांगों से कुछ भी लेना देना नहीं था। इस प्रकार की मांगों से कुछ भी लेना देना नहीं था। असल में मुस्लिम लीग अपनी मुख्य मांग पाकिस्तान को आधार बनाकर व्यवहार कर रही थी। अपनी मुख्य मांग पाकिस्तान को आधार बनाकर व्यवहार कर रही थी। अपनी मुख्य मांग पाकिस्तान को आधार बनाकर व्यवहार कर रही थी। क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव ने अपने किसी भी प्रावधान के माध्यम से क्रिप्स प्रस्ताव ने अपने किसी भी प्रावधान के माध्यम से क्रिप्स प्रस्ताव ने अपने किसी भी प्रावधान के माध्यम से पाकिस्तान की मांग पर कोई खुली चर्चा नहीं की। पाकिस्तान की मांग पर कोई खुली चर्चा नहीं की। पाकिस्तान की मांग पर कोई खुली चर्चा नहीं की।
ठीक है, अब पहले एक नोट बनाएंगे आप, फिर अगला डिस्कशन करते हैं। पहले एक नोट बनाएंगे, एनओटी नोट। ठीक है, कृपया से प्रस्ताव के माध्यम से जिन बिंदुओं को कृपया से प्रस्ताव के माध्यम से जिन बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई, कृपया से प्रस्ताव के माध्यम से जिन बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई, एक और तो उनमें अधूरापन काफी दिखाई पड़ा, एक और तो उनमें अधूरापन काफी दिखाई पड़ा, एक और तो उनमें अधूरापन काफी दिखाई पड़ा, एक और तो उनमें अधूरापन काफी दिखाई पड़ा। वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर इन बातों का लाभ हम भारतीयों को तभी प्राप्त होना था। वहीं दूसरी ओर इन बातों का लाभ हम भारतीयों को तभी प्राप्त होना था। हम भारतीयों को तभी प्राप्त होना था जब पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर जब पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते। जब पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि क्रिप्स प्रपोजल के अंदर के जो भी मेजर रेस्पेक्टिव प्रोविजंस हमने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम प्रकार के जो प्रोविजंस हैं, इनको आधार बना करके विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यह कह दिया जाता कि द्वितीय विश्व युद्ध के ग्राउंड पर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं? बताइए, बोलिए। हाँ जी, कांग्रेस के अंदर अलग अलग मत थे, जैसे भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये तो बार्गेनिंग का दौर है ना। और जब बार्गेनिंग के दौर की आप लोग बात करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा, अगर आप हार्ड बार्गेनिंग कर पाते हैं तो उतने ही बड़े बेनिफिट्स आपको मिल भी जाते हैं। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के ग्राउंड पर हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बहुत पहले ये कह दिया है, यानी कि सितंबर 1939 में ही सरकार ये कह चुकी है कि ब्रिटिश सरकार के साथ कौन है? भारतीय हैं। और तभी मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको बना के दिखाया, तभी तो लगातार ये बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। कभी हमारी ओर से कुछ बातें आती हैं, कभी सरकार की ओर से कुछ बातें आती हैं। यानी कि आप अगर सहयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो 3 मेजर डिमांड्स हैं, संविधान सभा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो जाना चाहिए, पूर्ण स्वराज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो जाना चाहिए, केंद्र में अति शीघ्र अंतरिम सरकार के गठन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कांग्रेस की इन तीनों ही मांगों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करके चलेगा, तब उसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल में मैंने आपको लिखा है कि इसमें अधूरापन है, संविधान सभा की मांग को लेकर के अधूरापन है, या पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के अधूरापन है, और केंद्र में अतिशीघ्र अंतरिम सरकार के गठन को लेकर क्या है? कंप्लीट रिजेक्शन है। पाकिस्तान की डिमांड का क्या है? उस पर मैं एक नई बात अभी आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल क्या है, मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान की मांग को लेकर के कोई भी ओपन डिस्कशन नहीं किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान की डिमांड को तो हमें क्या रखना है? एक साइड में रख के चलना है, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड क्या है? एक सांप्रदायिक मांग है, और सांप्रदायिक मांग को अगर आप किनारे करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ डिमांड्स आपको किसकी प्रमोट करनी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो हमको नहीं लगता कि क्रिप्स प्रपोजल में जो कही गई बातें हैं उनमें वाकई में कोई इतनी ताकत है कि इन बातों को एक्सेप्ट कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
और द्वितीय विश्व युद्ध के ग्राउंड पर ऐसी हामी भर दे कि हम भारतीय आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि ब्रिटिश सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आलोक में अपने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के क्रम में हमारे संसाधनों का प्रयोग कर पाए। यही मामला मैंने आपको बना के पहले दिखाया भी। ठीक है, अब पहले यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि हालांकि ये बात आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बात फिर भी आ गई, क्योंकि जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, ये इनका अगर आप करेक्टर देखेंगे तो उनका करेक्टर काफी फ्लेक्सिबल रहा है हम भारतीयों के लिए। यहाँ एक बार तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के कोई भी ओपन डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात फिर भी जोड़ दी गई थी, और बात ये जोड़ी गई कि हमने ये कहा कि संविधान सभा क्या होगी, संपूर्ण तौर पर एक निर्वाचित निकाय होगा। ये कौन कहता है? क्रिप्स प्रपोजल कहता है। तो क्रिप्स प्रपोजल ये कह के चलता है कि भैया देखो, ऐसा है कि जिस संविधान सभा का गठन होगा, तो हम संविधान सभा को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दे करके चलेंगे कि भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, संविधान सभा भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में सोचे। तो कुछ इतिहासकार इस बात को ऐसे पेश करने की कोशिश करते हैं कि अगर क्रिप्स प्रपोजल के माध्यम से ये कहा गया है कि इन फ्यूचर जिस संविधान सभा का गठन होना है, हम उस संविधान सभा को एक मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दे करके चलेंगे कि संविधान सभा क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में सोचे। और जब संविधान सभा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में सोचेगी, तो संविधान सभा को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। यानी कि मुस्लिम लीग को थोड़ा सा हल्कापन देने की कोशिश की गई है, ऐसा इतिहासकार कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूं कि पाकिस्तान की डिमांड का यहां पर क्या है, एक तरीके से कंप्लीट रिजेक्शन है ना। तो इसको मैं अलग से अभी आपको लिखाने वाला हूं। पहले तो रिएक्शंस लिख लेते हैं। बनाइए हेडिंग रिएक्शंस, यानी कि प्रतिक्रियाएं। रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाएं। और रिएक्शंस किसकी ओर से आपको दिखाने हैं? भारतीयों की ओर से आपको दिखाने हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपको लिखना है महात्मा गांधी का, जो इंपोर्टेंट है, जो आपसे आपकी परीक्षा में लगातार पुटअप किया जाता है। लिखो, महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में क्रिप्स प्रस्ताव पर एक नकारात्मक टिप्पणी महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में क्रिप्स प्रस्ताव पर एक नकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा एक नकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। इंग्लिश में लिखना कि यह पोस्ट डेटेड चेक, कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। यानी कि गांधी जी ऐसा व्यवहार करके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ हमें चाहिए, एक तो वो पूरा पूरा हमें आप देने के लिए तैयार नहीं है, और जो कुछ आपने दिया है उसमें जो तमाम प्रकार का अधूरापन दिखाई पड़ रहा है, वो भी आप कब देने की बात कर रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो गांधी जी ने कहा कि ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की ही प्रतिक्रिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की ही प्रतिक्रिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की ही प्रतिक्रिया में जोड़ते हुए कहा कि जोड़ते हुए कहा कि एक ऐसे बैंक के नाम एक ऐसे बैंक बैंक का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, एक ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, एक ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। यानी कि पंडित नेहरू बिल्कुल निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। गांधी जी का कमेंट क्या है? बिल्कुल निगेटिव है।
गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, और पंडित नेहरू ने गांधी जी के ही प्रतिक्रिया में जोड़ दिया एक ऐसे बैंक के नाम। बैंक का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टूट रहा है। नंबर 3, इस समय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में रहा। इस समय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में रहा। इस समय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में रहा। मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में रहा। हालांकि पाकिस्तान की मांग को लेकर हालांकि पाकिस्तान की मांग को लेकर हालांकि पाकिस्तान की मांग को लेकर क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कोई खुली चर्चा नहीं की गई थी। हालांकि पाकिस्तान की मांग को लेकर क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कोई खुली चर्चा नहीं की गई थी। कोई खुली चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन यह अवश्य कहा गया था कि लेकिन यह अवश्य कहा गया था कि लेकिन यह अवश्य कहा गया था कि निकट भविष्य में, इन फ्यूचर, निकट भविष्य में जिस संविधान सभा का गठन होना है, कि निकट भविष्य में जिस संविधान सभा का गठन होना है, वह संविधान सभा वह संविधान सभा अल्पसंख्यक वर्ग के वह संविधान सभा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से विचार विमर्श करके चलेगी। विचार विमर्श करके चलेगी। ठीक है, अब इसको अंतिम रूप आपको दे देना है ना? लिखेगा, वर्ष 1942 में जिस क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में आगमन हुआ, वर्ष 1942 में जिस क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में आगमन हुआ, जिस क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में आगमन हुआ, वह अपने प्रावधानों को लेकर वह अपने प्रावधानों को लेकर वह अपने प्रावधानों को लेकर ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संतुष्ट कर पाया, ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संतुष्ट कर पाया, ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संतुष्ट कर पाया, और ना ही मुस्लिम लीग को। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर
भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से, इसके बाद कोई प्रयास नहीं किया गया, इसके बाद कोई प्रयास नहीं किया गया, इसके बाद कोई प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में, भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया हो, भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया हो, लेकिन सरकार ने अपना मनमाना व्यवहार किया, लेकिन सरकार ने अपना मनमाना व्यवहार किया, लेकिन सरकार ने अपना मनमाना व्यवहार किया, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय संसाधनों का ही प्रयोग किया, भारतीय संसाधनों का ही प्रयोग। तो ये था आपका क्रिप्स पर्पस। कोई डाउट है किसी को? आप क्लास में रेगुलर नहीं रहते हैं या ऑनलाइन लेते हैं क्लास? रिकॉर्डिंग क्लास चल रही थी ना, सारी क्लास अटेंड की है ना, तब तो कोई दिक्कत। अब महात्मा गांधी को एक्टिव करना पड़ेगा, और महात्मा गांधी को एक्टिव करना पड़ेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी बड़ी मास एक्टिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। लगातार यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, एक एक बिंदु को आपको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही क्लोजली आपको ऑब्जर्व करके चलना है। और जो प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर हैं उनमें आप देखेंगे तो जो डिस्कशन हम क्लास में करेंगे, ईश्वर की कृपा से लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्या अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। आपको घर पे बैठ के क्या रिवीजन करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक हेडिंग बनाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। और भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत में, अभी बहुत हल्की सी बातें कर रहा हूं मैं, शुरुआत में क्या है, दो चीजें लिखेंगे कि ये क्या मास एक्टिविटी है, मास एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, जन आंदोलन है ना। और ये जो मास एक्टिविटी है, इसको जो चलाने का कार्य किया है,
चलाने का कार्य प्रॉपरली जो आप लेके चलेंगे, इक्वल क्या हो जाएंगे? महात्मा। महात्मा। कुछ इतिहासकार इसको अगस्त क्रांति कहने की कोशिश करते हैं, हम नहीं कहेंगे, है ना। जिनको कहना है उनको कहने दो, है ना? हमेशा अगस्त क्रांति नहीं कहेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि देखिए, अगर भारत छोड़ो आंदोलन जैसा मास एक्टिविटी अब आपके सामने आ रहा है, तो एक्चुअली क्या, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो इसका उद्भव है, इसका जो उद्भव है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, तो जब उद्भव होता है तो उसके पीछे क्या होते हैं? रीजंस, यानी कि क्या होते हैं? कारण होते हैं। और ये जो कारण है, विश्वास मानिएगा, ये जो कारण है, ये कारण जो है, मैं कहना चाहूंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे मामला यूपीएससी का हो, चाहे मामला स्टेट पीसीएस का हो, लगातार सवाल बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के संदर्भ में जो कारण है, कौन कौन से कारण शामिल थे या कौन सा कारण शामिल नहीं। तो मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया है, मैं चाहूंगा कि थोड़ी मदद करें आप मेरी। रेस्पेक्टिव रीजंस क्या रहे बता दें एक बार। हाँ जी, पीछे आप। हाँ, क्या कारण है आपके अकॉर्डिंग? एक कारण बता दो बस, कोई से। एक एक कारण बताओ, एक ही बता दो। हम्म, ये लाइन ऑप्शन में आएगी ही नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड व्यवहार करो। हाँ जी। आप, बात बन नहीं रही। आप, बगल में आप। एक ही सेकंड का समय देता हूँ क्लास में। आप आप आपको अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पीछे, बगल में। सैनिकों को जबरदस्ती कहाँ ले जाते हैं? वर्डवार। आप सैनिकों को क्यों पकड़े हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की हो रही है, हैं? ये तो 1857 के विद्रोह में जुड़ेगा। बगल में आपका हो गया, चलिए। ऑनलाइन कोई आंसर है भी? है? प्रतियोगी परीक्षा का चश्मा अगर नहीं पहनोगे तो जाने अनजाने में हार का सामना करना पड़ जाएगा। आया समझ? आपको पता है कि सुबह से शाम तक हम क्लास में रहते हैं, और आजकल शाम को यूट्यूब पे भी आना पड़ता है, तो कई बार तो ये पता ही रखता है कि कौन सी बोर्ड फाइल जा रखी है। अब जो टाइपिस्ट है उसके साथ बातचीत तो हुआ ही नहीं। टाइम पता है कि इतने बजे आपको क्या होना, लाइव होना है। तो कई बार ऐसा रहता है कि बहुत बहुत सारे यूट्यूब लाइव सेशन ऐसे हो जाते हैं जिनके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, और सीधा आप कहाँ चले गए? बोर्ड पे चले गए। क्योंकि लाइव इंटरेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है, सीधा आंसर होता है, और एक में क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो जब आप डिस्कशन करने की बात करते हैं तो आंसर क्या अपने आप ही निकल के आ जाता है। और ये मैं डे वन से, जब से मैं जुड़ा हूँ, डे वन से आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा अपनी सोच को बदलें। पूरा इन्वायरमेंट आपके सामने बना हुआ है, पूरा इन्वायरमेंट। और कहना वो नहीं है आपको जो ऑप्शन में नहीं आएगा, आपको वो कहना है जो ऑप्शन में आएगा, है ना। कुछ बात तो तभी बनेगी।
थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हुआ कि आप लोग अच्छे आंसर नहीं कर पाए। हाँ जी, भारतीय संसाधनों का कोई, आप दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं बार बार? हैं? अरे छोड़ो, आप सब कुछ बना हुआ है आपके सामने। अगस्त प्रस्ताव की असफलता, सब कुछ जोड़ दो। जो कुछ पढ़ाया है सबको जोड़ दो एक साथ। अगस्त प्रस्ताव की असफलता, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, ये सीक्वेंस में बना लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा के गए हूं हर चीज आपको मैं, आप ना नहीं कह सकते। व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। और एक नया कार्य है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, अभी बता दूंगा इसको आपको। जापानी आक्रमण का भय, जापानी आक्रमण का भय, ये है वो कारण। क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह ने भारतीय जनमानस को तैयार कर दिया था एक बड़े जन आंदोलन के लिए, और अगस्त प्रस्ताव के अगेंस्ट आप लोगों का डिससेटिस्फैक्शन है, क्रिप्स प्रस्ताव के अगेंस्ट आप लोगों का डिससेटिस्फैक्शन है। जापानी आक्रमण का भय, ये महात्मा गांधी का क्या है, एक मेजर कंसर्न है। इसको मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में जो कारण है, तो कारणों पर जब आप बात करेंगे तो आपको इस हिसाब से बात करनी पड़ेगी जो डिस्कशन आपने किया है। बातें वो आपकी सही है लेकिन वो बातें दाएं बाएं की। हाँ, ये मिलेगा आप कि अगस्त प्रस्ताव की असफलता आपको बताना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता आपको बताना है, क्रिप्स मिशन की असफलता आपको बताना है, और जापानी आक्रमण का भय आपको बताना है। तो जापानी आक्रमण का भय जो है उसको पहले समझा देता हूं, फिर मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज आपको शुरुआत में देने की कोशिश करूंगा। असल में बात क्या है, बात एक ये है कि गांधी जी का मेन कंसर्न ये है कि मान लीजिए अगर आपने रफली यहाँ पर इंडिया इस तरीके से बनाने की बात की है ना, और जब आप इधर आएंगे, ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंडियन ओशन हो जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इंडियन ओशन हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपको मिलेंगी। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलाया हो गया, आप इस प्रकार की बातें करेंगे। मजे की बात क्या, मजे की बात यह है कि ये जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर एक तरफ क्या है, ब्रिटेन है, यहाँ पर एक तरफ क्या ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन है, जापान है। यानी कि ब्रिटेन वर्सेस क्या बना हुआ है, जापान। और जापान छोटा सा देश, आप, है ना, जापान छोटा सा देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में लगातार जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं उनको हरा रहा है, लगातार ब्रिटेन को हरा रहा है। तो महात्मा गांधी का मानना यह है कि अगर हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के जापान के व्यवहार को देखते हैं, तो जो जापान है वो हर उस भौगोलिक क्षेत्र पर आक्रमण करके चल रहा है जो ब्रिटेन का क्या है, कॉलोनी है, या ब्रिटेन का क्या उपनिवेश है। और भारत भी ब्रिटेन के क्या है, कॉलोनी है। तो जब वो लगातार इस प्रकार से आगे को अपने आप को बढ़ा के चल रहा है, तो ये निश्चित है कि वो दिन दूर नहीं कि जापान भारत को ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में कैलकुलेट करेगा, और जो जापान कहां पर आक्रमण करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा। तो तभी गांधी जी कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप चले जाओ, किससे, अंग्रेजों से, कि आप चले जाओ। अगर आपको लगता है कि जापान हम पर आक्रमण करेगा, और अगर आपको ये लगता है कि जब जापान आक्रमण करेगा भारत पर तब अंग्रेजों का भारत में होना जरूरी है, हम फिर भी आपसे कहते हैं कि आप चले जाएं। अगर जापान हम पर आक्रमण करेगा
तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को हम संभालेंगे, लेकिन आप भारत से चले जाओ। यानी कि गांधी जी बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जापान भारत को ब्रिटेन की एक उपनिवेश के रूप में, एक कॉलोनी के रूप में कैलकुलेट करे और जापान जैसा छोटा देश भारत पर आक्रमण करे। गांधी जी इस बात को भारत का अपमान मान के चल रहे हैं। इसी नाते उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि हम हाथ जोड़ते हैं कि आप चले जाओ। रिक्वेस्ट मतलब आप चले जाओ। आपको लगता है कि भाई आपका यहाँ होना जरूरी है, तो हम आपको साफ साफ कहते हैं कि जापान अगर आक्रमण कर भी देगा तो जो भी नकारात्मक धरातल पैदा होंगे, हम उन तमाम प्रकार के नेगेटिव ग्राउंड्स को अपनी ओर से क्या है टैकल करके चलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाएं। तभी गांधी जी ने इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे वो चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बढ़िया पैराग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के संदर्भ में जो भी जो भी तत्कालिक कारण जिम्मेदार रहे, जो भी तत्कालिक कारण जिम्मेदार रहे, उन सभी में एक तो उन सभी में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही। उन सभी में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही। उन सभी में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह ने भारतीय जनमानस को क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह ने भारतीय जनमानस को एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। वहीं क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने वहीं क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने वहीं क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने भारतीयों को यह समझाया या समझा दिया था। वहीं क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने भारतीयों को यह समझा दिया था कि अब सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब रहा नहीं। कि अब सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब रहा नहीं। कि अब सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब रहा नहीं। कि अब सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब रहा नहीं। कि अब सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब रहा नहीं। आवश्यकता है कि हम सरकार के खिलाफ आवश्यकता है कि हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन, मास मूवमेंट चला दें। आवश्यकता है कि अब हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चला दें। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जापान का ब्रिटेन के संदर्भ में जो व्यवहार रहा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जापान का दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जापान का ब्रिटेन के संदर्भ में जो व्यवहार रहा, जापान का ब्रिटेन के संदर्भ में जो व्यवहार रहा,
उसे लेकर गांधी जी काफी चिंतित हुए। उसे लेकर गांधी जी काफी चिंतित हुए। उसे लेकर गांधी जी काफी चिंतित हुए। असल में गांधी जी का यह मानना रहा असल में गांधी जी का यह मानना रहा कि जापान भारत को असल में गांधी जी का यह मानना रहा कि जापान भारत को ब्रिटेन का एक उपनिवेश मानते हुए कि जापान भारत को ब्रिटेन का एक उपनिवेश मानते हुए जापान भारत को ब्रिटेन का एक उपनिवेश मानते हुए आक्रमण कर सकता है। आक्रमण कर सकता है। कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट इसी हिसाब से आपको करके चलना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करें भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना? तो यहाँ पर कुछ डेट्स हैं, उनके हिसाब से आपको व्यवहार करके चलना पड़ेगा। एक डेट आप लेके चलेंगे 6 जुलाई 1942। और कैलकुलेशन जो आप करेंगे कहाँ करेंगे? वर्धा। और वर्धा मतलब क्या है? महाराष्ट्र। छह जुलाई 1942। यहाँ पे होता क्या है, पहले बात को समझ लो। 6 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई जाती है। और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो बैठक बुलाई गई, इसको प्रिसाइड ओवर करने का कार्य किया मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो महात्मा गांधी के काफी क्या है, करीब। पहली बात तो आपको अपने दिमाग में ये बात स्टैब्लिश करके चलना है कि ये डेट अपने आप में एक ऐसी डेट है और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने आप में ऐसी लोकेशन है जब और जहां महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम का प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने तमाम प्रकार के रीजन जो हमने आपको बताए, तमाम प्रकार के जो रीजन्स हैं वो कांग्रेस के सामने रखे और ये कहा कि भी आवश्यकता अनिवार्यता इस बात की है कि अब हम सरकार के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अब हमें भारतीय जनमानस को अपने साथ लेते हुए सरकार के अगेंस्ट कोई मास एक्टिविटी चलानी होगी। कांग्रेस ने मना कर दिया। और मजे की बात क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक के अध्यक्ष हैं, जो महात्मा गांधी के क्या हैं, वेरी डीप फॉलोअर हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अदर डेलीगेट्स रहे होंगे उस समय, उन्होंने ना कहे कि भाई अभी हम तैयार नहीं, है ना? अब गांधी जी को ना कह रहे, अब समझो बात को। यहां से एक सवाल निकलता है, महात्मा गांधी ने कहा कि कोई बात नहीं। और ये बात समझने की बात है, ये 6 जुलाई 1942 में कांग्रेस की ओर से जो कुछ भी कहा गया, ये कांग्रेस का पागलपन है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर अगर कांग्रेस को नया जीवन किसी ने दिया
तो किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं कौन हूं? गांधी। और गांधी में इतनी क्षमता है कि इस देश की मिट्टी से, क्या कहा मैंने? इस देश की मिट्टी से। मिट्टी का मतलब क्या है? जनमानस। इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन चला सकता हूं। अगर आपकी ना है तो गांधी की खुद की इतनी क्षमता है इंडिविजुअली कि गांधी इस देश की मिट्टी से, इस देश की बालू से, बालू मिट्टी का मतलब क्या होगा? जनमानस, कॉमन मास। मैं कांग्रेस से भी बड़ी क्या है? मास एक्टिविटी चला सकता हूं। इतना कह करके गांधी जी बाहर निकले। इसके लैंग्वेज बनाओ। 6 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में, 6 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सॉरी, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। इसके आगे लिखेंगे महात्मा गांधी ने इसी बैठक में सबसे पहले, महात्मा गांधी ने इसी बैठक में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कहीं चेंज करेंगे अब आप अपना। इसी समय महात्मा गांधी ने कहा था, इसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस देश की मिट्टी से, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस देश की मिट्टी से, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस देश की मिट्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन चला सकता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन चला सकता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन चला सकता हूं। तो अगर ये कोटेशन आए ना कि गांधी जी ने कब कहा, तो सीधा आंसर आपको क्या लगाना? भारत छोड़ो आंदोलन। प्रॉपर आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि उसी के बैकग्राउंड में क्या है, आप इस कोटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बार आता है ये, तो ध्यान रखना है ना। अगली डेट आप लेके चलेंगे 14 जुलाई 1942। अगेन फिर आप कहाँ जाएंगे? वर्धा। दैट मीन्स महाराष्ट्र।
ना। देखिए, 14 जुलाई 1942 को एक बार फिर 14 जुलाई 1942 को एक बार फिर 14 जुलाई 1942 को एक बार फिर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक महाराष्ट्र के वर्धा में बुलाई गई। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक महाराष्ट्र के वर्धा में बुलाई गई। जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। पेन चेंज कर दो। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की इसी बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की इसी बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की इसी बैठक में सबसे पहली बार महात्मा गांधी सबसे पहली बार महात्मा गांधी के कार्यक्रम अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी के कार्यक्रम अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई। मंजूरी प्रदान की गई। मंजूरी प्रदान की गई। 7 अगस्त 1942 बंबई का ग्वालियर टैंक का मैदान बंबई का ग्वालियर टैंक का मैदान भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कार्यक्रम की एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पुष्टि की गई। एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पुष्टि की गई। एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पुष्टि की गई। लेकिन यहाँ का मेजर डिस्कशन क्या है? यहाँ का मेजर डिस्कशन होगा महात्मा गांधी का 72 मिनट का ऐतिहासिक भाषण। महात्मा गांधी का 72 मिनट का ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक भाषण।
तो कहने का मतलब तो यही कि कई बार ये बात ऐसे भी आ सकती है कि महात्मा गांधी का निम्न में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसको प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने 72 मिनट का अपना हिस्टोरिकल स्पीच दिया। आपका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो। आपको याद होगा कि जब मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन है कराची में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, उस सेशन में महात्मा गांधी को युवाओं की ओर से काले झंडे दिखाए गए। और मुद्दा इस बात का बना कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जो फांसी का मुद्दा है, गांधी जी इन तीन महान क्रांतिकारियों को गांधी इरविन समझौते के माध्यम से बचा क्यों नहीं पाए। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर गांधी जी ने कहलवा दिया कि मैं भारतीय जनमानस को संबोधित करना चाहता हूं। वहीं एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के इस बड़े कार्यक्रम अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की एक बार फिर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि कांग्रेस अपना मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने केवल इतना कहलवाया है कि मैं बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर एक विशेष कार्यक्रम के संदर्भ में भारतीय जनमानस को संबोधित करना चाहता हूं। आप विश्वास कीजिएगा, महात्मा गांधी के इतना कहने पर ही खुले आसमान के नीचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर सबसे पहली बार एक व्यापक स्तर पर भीड़ इकट्ठा हुई। और इस भीड़ में सबसे बड़ा नंबर किसका था? भारतीय युवा वर्ग। ये सोचने वाली बात कि बार बार गांधी जी आपके सामने अपनी मास एक्टिविटी चलाते रहे, और जैसे ही मास एक्टिविटी का आपने लास्ट जो कंडीशन है वो आपने डिस्कस किया, उसके बाद महात्मा गांधी भारतीय जनमानस के बीच में क्या होते गए? अलोकप्रिय होते गए। लेकिन आज जब बंबई की ग्वालियर टैंक के मैदान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं केवल भारतीय जनमानस को संबोधित करना चाहता हूं, तो इतना कहने से ही भारतीय जनमानस ने उनका इतना जबरदस्त समर्थन कर दिया कि खुले आसमान के नीचे व्यापक स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर सबसे पहली बार इतनी भीड़ देखी गई। और मैं फिर कहूंगा, इस भीड़ में जो बड़ा नंबर था भारतीय युवा वर्ग का था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के जो हीरो हैं वो भारतीय युवा वर्ग। रीढ़ की हड्डी कौन है? किसान वर्ग है, वो मैं कल आपको बता ही दूंगा अलग से। विश्व के जाने माने पत्रकार इस मैदान पर मौजूद रहे। गांधी जी के साथ एक पत्रकार का नाम आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, लुई फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी पत्रकार माने गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो बड़े देश हैं, उनकी निगाहें बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर हैं, और ब्रिटिश सरकार की पूरी निगाहें बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर हैं। और सब यही सोच रहे हैं कि गांधी आज यहाँ से क्या खेल खेल। पट्टाभी सितार मैया, जिनके बुक आती है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सितार मैया गांधी जी के काफी करीबी हैं। और कांग्रेस के इतिहास को लेकर के उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसको क्या कहेंगे आप? हिस्ट्री ऑफ द आईएनसी या हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस आप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस का इतिहास। पट्टाभी सितार मैया ने कहा कि गांधी जी ने अपना 72 मिनट का हिस्टोरिकल स्पीच जो डिलीवर किया, गांधी जी पैगंबर के समान लग रहे थे। समानता किसके साथ की? पैगंबर यानी कि ईश्वर के साथ समानता कर। 72 मिनट में महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं एक ही बात आपके सामने प्रमोट करना चाहूंगा, वो ये है कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या जाने अनजाने में या अंधकार में व्यवहार करते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी जी का जो मेन स्लोगन यहाँ पर बनता है डू एंड डाई, तो ऐसा कहकर के गांधी जी जो भारतीय जनमानस है उसको हिंसा करने का संदेश दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी। कई बार आपने भी कहा होगा क्या मेरे लिए कंडीशन क्या डू एंड डाई वाली हो गई है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए कंडीशन डू एंड डाई वाली हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो आपका गोल है
जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने पास्ट में काफी एफर्ट्स लगाए, लेकिन आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। उस गोल को अचीव करने के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने क्या है? लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अंतिम क्या है? अवसर है। तो अंतिम अवसर में आप क्या कहेंगे? भाई इस बार तो करके रहना, एट एनी कॉस्ट करके रहना है, अचीव करके रहना है। तो तब आप कहते हैं कि मेरे लिए क्या है? डू एंड डाई वाली कंडीशन हुई। अचीव हो गया तो सब कुछ ठीक है, और अचीव नहीं हुआ, यानी कि डू एंड डाई का नारा देकर के महात्मा गांधी जनमानस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस कार्यक्रम में आप लोगों की जो भागीदारी है वो इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करके चले कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। वो आप अपने आप को खुद ये विश्वास दिलाकर चलेंगे कि आंदोलन में जो हमारी भागीदारी होगी, भागीदारी का मतलब ही ये है कि अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि खुद कह रहे थे कि आजादी की अंतिम लड़ाई है ये। गांधी जी खुद इन बातों को समझ गए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बिहाफ पे अगर हम सरकार पर कोई इफेक्टिव प्रेशर जनरेट कर पाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पाए तो आने वाले समय में कोई ऐसा टाइम आपके सामने नहीं आने वाला है जब भारतीय जनमानस को साथ लेते हुए आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ी मास एक्टिविटी चला दें। तो 72 मिनट में उन्होंने भारतीय जनमानस को अपने द्वारा कही गई बातों से तैयार करने की कोशिश की है, और ऊर्जा का एक ऐसा संचार भर दिया। विश्वास मानिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जब समाप्त होगा, अंग्रेज भारत में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंग्रेज खुद से कहने लगे थे कि अब हम लंबे समय तक भारत में अपने आप को नहीं रख सकते। भले अंग्रेज उस समय छोड़ के ना गए हों, लेकिन आपने अंग्रेजों पर इतना इफेक्टिव प्रेशर जनरेट कर दिया कि अंग्रेज अब खुद से कह के चलने लगे हैं कि अब लंबे समय तक हम भारतीयों को अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में बना करके नहीं रख पाएंगे। तो जो काम उनको करना था उन्होंने किया। लंबी एक्टिविटी है, कल पूरी क्लास में इस पे बात होगी, आज इसका एक और लिखा देता हूँ, लिखिएगा। 7 अगस्त तक का पूरा डिस्कशन पूरा कर लेते हैं, मतलब कहने का यही। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर, बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान पर महात्मा गांधी ने अपना 72 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। अपना 72 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया ने महात्मा गांधी की तुलना पैगंबर के साथ की। पट्टाभी सितार मैया ने महात्मा गांधी की तुलना पैगंबर के साथ की। पट्टाभी सितार मैया ने महात्मा गांधी की तुलना पैगंबर के साथ की। विश्व के जाने माने पत्रकार, विश्व के जाने माने पत्रकार इस मैदान पर मौजूद रहे। विश्व के जाने माने पत्रकार इस मैदान पर मौजूद रहे। विश्व के जाने माने पत्रकार इस मैदान पर मौजूद रहे। लुई फिशर, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी पत्रकार माने गए, महात्मा गांधी के सहयोगी पत्रकार रहे। ब्रिटिश सरकार के साथ साथ
ब्रिटिश सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के शक्तिशाली देश, ब्रिटिश सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के शक्तिशाली देश, सब यही जानना चाह रहे थे, सब यही जानना चाह रहे थे, सब यही जानना चाह रहे थे कि महात्मा गांधी आज इस मैदान से भारतीय जनमानस को कि महात्मा गांधी आज इस मैदान से भारतीय जनमानस को क्या संदेश देने वाले हैं, क्या संदेश देने वाले हैं। चेंज कर दो। 72 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण में 72 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण में 72 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण में महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा जो संदेश भारतीय जनमानस को दिया, सबसे बड़ा जो संदेश भारतीय जनमानस को दिया, सबसे बड़ा जो संदेश भारतीय जनमानस को दिया, वह करो या मरो, डू एंड डाई। वह करो या मरो, डू एंड डाई का नारा था। वह करो या मरो, डू एंड डाई का नारा। इस नारे के माध्यम से महात्मा गांधी 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 भारतीय जनमानस को हिंसा करने का संदेश नहीं दे रहे थे। भारतीय जनमानस को वायलेंस, हिंसा करने का संदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि वे तो यह समझाने की कोशिश कर रहे थे बल्कि वे तो यह समझाने की कोशिश कर रहे थे बल्कि वे तो यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आजादी के इस अंतिम पावन संघर्ष में कि आजादी के इस अंतिम पावन संघर्ष में भारतीय जनमानस की भागीदारी भारतीय जनमानस की भागीदारी भारतीय जनमानस की भागीदारी इतनी सकारात्मक होनी चाहिए भारतीय जनमानस की भागीदारी इतनी सकारात्मक होनी चाहिए भारतीय जनमानस की भागीदारी इतनी सकारात्मक होनी चाहिए कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो जाए कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो जाए कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो जाए कि अब भारतीयों को अपने राजनीतिक नियंत्रण में बनाकर रखना कि अब भारतीयों को अपने राजनीतिक नियंत्रण में बनाकर रखना संभव नहीं कि अब भारतीयों को अपने राजनीतिक नियंत्रण में बनाकर रखना संभव नहीं।
राइट। बाकी कल डिस्कस करते हैं।